हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टॉप जीके में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम जो सितंबर में होने वाली है उसके तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही रोमांचक और मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो लगभग सारे एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न इसमें से देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों मैं बता दूं कि सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है जो विगत वर्षों में किसी न किसी पीसीएस या स्टेट के एग्ज़ाम में या सेंट्रल कोई भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो आपके सामने है। जैसे वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2004 में पूछा गया है। तो आइए बिना देरी किए हुए इसमें पूरा डिटेल में भी बताते हुए इस वीडियो का मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1498 एडी में। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालिक शासक जमोरिन, देखिए याद रखिएगा, एक नंबर वाले पीटी एग्जाम के लिए, कालीकट के तत्कालिक शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव और हुगली के बंदरगाहों में अपने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की और 1505 ईस्वी में फ्रांसिसो द अल्मीरा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। नोट कीजिएगा। व्यापारी हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। अगला देखते हैं। उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? अभी आप ऊपर देखे हैं द अल्मीरा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखते हैं, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। ये देखिए कितने एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस प्री में 1990 में, उसके बाद 1993 में, 2000 ईस्वी में, मेंस में 2007 में और स्पेशल मेंस 2004 में पूछा गया है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। अगला देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। बीपीएससी 2001 में पूछा गया है पीटी में। अगला देखते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 1992 और एमपी पीसीएस प्री 1995 में पूछा गया है। अल्मीरा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीरा बना था। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? यूपी लोअर 2013 में पूछा गया है, जमोरिन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जमोरिन। अगला देखते हैं, सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। वास्को डी गामा कहाँ का? इसमें एक में समुद्री यात्री दिया है और दूसरे कलम में देश दिया है। तो इसमें देखिए, वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का। तस्मान कहाँ था? हॉलैंड का। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। कोलंबस स्पेन का था, जिसने अमेरिका की खोज की। आइए अगला देखते हैं, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमन्स लैंड, वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी।
अगला देखते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईपी लोअर प्रे 2003 में पूछा गया है। अल्बुकर्क, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। आइए इसका देखते हैं डिटेल में। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। कहाँ से? बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और उसने साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगला देखते हैं, ISPT में पूछा गया है 2003 में ये क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। गलत है ये। गोवा पर कब्जा अभी आप देखें ऊपर के वीडियो में 1510 में किया। अगला देखते हैं, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। सही है। अगला देखते हैं, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ये भी सही है, जहां पर दिनार और रुपया छापे जाते थे उनका। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। ये भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुर्तगालियों ने 1498 में 1499 में कब्जा नहीं किया था, 1510 में किया था। आइए अगला देखते हैं, UPPCS मेंस 2010 में पूछा गया है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित पुर्तगालियों में भारत किधर गया? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द टॉप जीके में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और BPSC-PT एग्ज़ाम जो सितंबर में होने वाली है उसके तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूं, जिसमें इस टॉपिक का नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इस टॉपिक से सारे एग्जाम में 1, 2, 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और इस वीडियो में उसी प्रश्न को मैं इंक्लूड किया हूं जो सारे PCS और IS एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आइए जैसे आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? छत्तीसगढ़ PCS 2004 में पूछा गया था। और इसका देखिए डिटेल में भी मैं जितना मेरे को इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा है इसमें लेकर आया हूँ। इसका डिटेल देखिए। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत का नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालिक शासक जमोरिन, याद रखिएगा, जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव व हुगली के बंदरगाहों में अपने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की और 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीरा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों की परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। आइए अगला देखते हैं।
उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया है, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? अभी ऊपर के वीडियो में हम लोग देखे हैं अल्मीरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे किसने? पुर्तगाली। देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया है। यूपी पीसीएस प्री 1990, यूपी पीसीएस प्री 1993, उसके बाद यूपी पीसीएस प्री 2000 में, और यूपी पीसीएस मेंस 2007 में, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा गया है। आइए अगला देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया है। वास्को डी गामा 1498 में आया था, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बना? अल्मीरा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जमोरिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, समुद्री यात्री से और देश से मिलान करना है। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था, तस्मान हॉलैंड का था, कोलंबस स्पेन का था। आइए अगला देखते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। आइए डिटेल में जानते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 15 ईस्वी तक था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतकर, याद रखिएगा 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीता। अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली सैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और उसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने और उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगला देखते हैं, भारत में यूरोपीय शक्तियों को प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन था कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, गलत है। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया, आदिल शाह से जीता था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने कंपनी 1633 में उड़ीसा में लगाया, सही है, जहां पर दिनार छापे जाते थे। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, यह सही है। ये आईएएस प्री 2003 में पूछा गया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? यूपी मेंस 2010 में पूछा गया है, कोचिंग में। आइए इसका डिटेल में जानते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 में कोचिंग में कराया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? उत्तराखंड पीसीएस 2004 में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। आइए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीरा ने 1509 में दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिक आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली, यूपी पीसीएस 2004 में। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा जो 1529 से 1538 ने मद्रास के निकट सेन
थोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। और 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसूरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था। आइए अगला देखते हैं। पांडिचेरी वर्तमान पांडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। चलिए, सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है या गलत है? यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया है। आइए देखते हैं इसका डिटेल। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेच और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इन्हें फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली सही है। आइए अगला देखते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? आईएस प्री 1995 में पूछा गया। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। बीपीएससी 2019 में पूछा गया है, 65वीं बीपीएससी में। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा गया है। इसको देखते हैं डिटेल में। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाब चरनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सूतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जाब चरनाक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता काली काटा जाब चरनाक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 ईस्वी को फाउंडेशन डे भी नहीं माना जा सकता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जाब चरनाक, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कलकत्ता किसने बसाया? जाब चरनाक ने। आइए अगला देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? मद्रास में। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया था? डचों ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 में लंदन में स्थापित अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया थी। इसके बाद 1602 में डच हॉलैंड के रहने वाले थे। संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प बी सही है, यानी डच। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है?
आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचिंग में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोचिंग पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोचिंग कभी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आधुनिक कोचिंग भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। एक गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचिंग में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था उपयुक्त सभी। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी को। आइए देखते हैं इसके डिटेल में। लीवेंट कंपनी को 1593 में अस्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त किया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियों मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार बढ़ाएगी। यह कंपनी समांतर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आइए अगला देखते हैं प्रश्न को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकबर। आइए इसका डिटेल देखते हैं। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर को अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर के शासनकाल में। आईएएस प्री 2008 और 2009 में पूछा गया। आइए इसका इम्पोर्टेंट देखते हैं। जहांगीर के शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मूसलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था और 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। बीपीएससी प्री 1994 और 39वें बीपीएससी में पूछा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। तो 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन बिल्डटन सूरत के समीप स्वावलंबी पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने को अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में
1613 में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। आइए अगला देखते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? IAS प्री 2021 में पूछा गया। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरूच केवल। आइए इसका डिटेल देखते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध 1625 तक ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। तो ऑप्शन के अनुसार भरूच होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी यूपी, देखिए UPPCS प्री 1990 और 2010 में पूछा गया है। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट को। BPSC 2000 में पूछा गया है PT में। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने। आइए डिटेल देखते हैं। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी और 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। उन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया था। आइए अगला देखते हैं। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंटी कहाँ थी? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ में सूरत को प्रेसिडेंटी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे हस्तांतरित कर दी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किसने लिया? मुंबई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। आइए इसका डिटेल देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज द्वितीय चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरी से होने चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा मुंबई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? अवध के नवाब सआदत अली ने 1797 में प्रयागराज यानी इलाहाबाद पुराना नाम है उसका का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। आइए अगला देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। ऑप्शन नंबर बी। मुंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में मुंबई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उन्हें अंग्रेज ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उन्हें विवश होना पड़ा और अंततः उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? BPSC प्री 2000 में पूछा गया है, 44वें BPSC में। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अभिग्रहण प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था। आइए देखते हैं इसके डिटेल में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच में ऑस्ट्रिया के
साथ हुआ था। उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में प्रारंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। आइए देखिए, कुछ मिलान करने वाला है इसमें। प्रथम कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ, ऐसे लिखा। तृतीय कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश की हार। तो इस प्रश्न का देखते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध पेरिस की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध हो जाएगा आपका। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में हुआ था, सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 में नहीं हुआ था, 1760 से 62 के बीच में हुआ था, ये गलत है, बी नंबर। नहीं, 1749 से 54 के बीच में हुआ था, 49 से 54 के बीच में हुआ था कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिन्होंने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? डुप्ले। आइए इसका डिटेल देखते हैं। डुप्ले ने पहली बार में हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले की ही था जिसके पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिन्होंने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीतिक में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बाद में जीवी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपने सूझबूझ से जोता तथा उर्वरा बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की ओर उसके अत्यधिक लाभ पहुंचाया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया था? सूरत में। आइए डिटेल में देखते हैं। लुई 14वां के मैत्री कालवर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिससे कंपनी देश इन देश ओरिएंटल्स कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कालवर्ट को। ऑप्शन नंबर सी। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिंसूरा और हुबली। आइए इसका डिटेल में देखते हैं। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया और 1656 ईस्वी के बाद हुबली के ही एक गांव चिंसूरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसूरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी समाप्त होने तक डच कंपनी
कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारगोड़, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 में। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 ईस्वी और 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हुआ। 1632 में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ में से संबंधित कोई स्रोत प्रमाणित की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। आइए अगला देखते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। आइए अगला देखते हैं। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वाल्टियर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। आइए अगला देखते हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 4 2 1 3 4 1 2 3। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया है। यानी पहले पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अगला देखते हैं। पांडिचेरी डच, गोवा फ्रेंच, ट्रांवर पुर्तगीज, मद्रास डेनिश। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार। ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? गुजरात। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? डच। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली, 1605 में डच और 1608 में अंग्रेज और 1664 में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों पर अपने व्यापारी अड्डे स्थापित किए। उपयुक्त सही। नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचिंग, अहमदाबाद, पटना। उपयुक्त सभी जगह। आइए अगला देखते हैं। इसमें पूछ रहा निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि का मूल्यांकन राजस्व। ये बिल्कुल गलत था। उस समय वो लोग तो सोरा की खेती कराता था क्योंकि उर्वरता शक्ति कम हो जाए। युद्धों में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ये भी गलत है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ये गलत है। सोरा की खेती होती थी, तो इसके लिए ये सारे गलत होंगे। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगर इसका देखते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेर शाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था।
भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत की देन कोई भी नहीं है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यह कथन टीबी मैकाले का है। लॉर्ड थॉमस बेगिटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक वह भारत के सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ दी इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। एक्सला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन था सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। नीचे दिए गए कूट को सही कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एक और दोनों सही है। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की सफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन था कथन सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, दोनों सही होगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का सेशन मेरा पूरा हुआ। कल आधुनिक भारत से संबंधित या कोई भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगा। दोस्तों इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि वीडियो में जो भी कमी है हमसे उसके सुधार की आवश्यकता है। उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस पर मैं ध्यान दूंगा और अपने कमी को दूर करूंगा। धन्यवाद।